अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है BSIT फोर्थ सेमेस्टर और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो कुछ बेसिक जो है वो टर्म्स डिस्कस की थी। आज हम कुछ मज़ीद जो है वो टर्म डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो है वो आज जो हमारे पास टर्म है वो है जी गुड्स और मर्चेंडाइज़। तो बच्चों गुड्स या मर्चेंडाइज़ हम किसको कहते हैं? तो बच्चों अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो हम हर चीज़ को जो है वो गुड्स कहते हैं, लेकिन बिज़नेस की जब हम बात करें तो बच्चों बिज़नेस के अंदर हम हर चीज़ को जो है वो गुड्स नहीं कहेंगे। तो बिज़नेस के अंदर बच्चों हम सिर्फ किन चीज़ों को गुड्स कहेंगे? बच्चों जिन चीज़ों का हम कारोबार कर रहे हैं, जो चीज़ें हम जो है वो बेच रहे हैं, जो हम चीज़ें बनाते हैं बेचने के लिए बच्चों, उन चीज़ों को हम गुड्स कहेंगे अकाउंटिंग की ज़ुबान में, या उसको हम जो है वो मर्चेंडाइज़ कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो हम इसलिए ख़रीदते हैं कि हमने उसको दोबारा से सेल करना है, या हम वो चीज़ बनाते हैं ताकि हम उसको आगे से सेल कर सकें, तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। अगर हम कोई अपने इस्तेमाल के लिए बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसे गुड्स नहीं कहेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एनीथिंग विच इज़ परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर रीसेल पर्पज़ इज़ कॉल्ड गुड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ख़रीदते हैं या बनाते हैं उसे रीसेल करने के लिए उस चीज़ को हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रूट शॉप वाला है, तो ये बच्चों फ्रूट जो है ये किस लिए ख़रीदता है? ताकि इसको आगे से बेच सके। तो बच्चों ये जो फ्रूट है ये इस शॉप वाले के लिए जो ये गुड्स हैं। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर की बात करें तो बच्चों फर्नीचर शॉप वाला फ़र्नीचर किस लिए ख़रीदता है? ताकि उसको आगे से सेल कर सके। तो बच्चों फर्नीचर शॉप वाले के लिए फ़र्नीचर जो है ये गुड्स होगा। और ऐसे ही मोबाइल शॉप वाले के लिए जो मोबाइल हैं वो बच्चों गुड्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर शॉप है, वहाँ पे AC TV फ्रिज वगैरह सेल होते हैं, तो बच्चों उनके लिए AC TV फ्रिज जो है ये गुड्स होंगे। बच्चों अगर ये जो फ्रूट शॉप वाला है ये अगर अपने इस्तेमाल के लिए मोबाइल ख़रीदता है बच्चों, तो हम उसको बिज़नेस की ज़ुबान में उस मोबाइल को हम गुड्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मोबाइल इसने ख़रीदा अपने इस्तेमाल के लिए, इसने बेचने के लिए नहीं ख़रीदा। तो बच्चों कोई भी चीज़ जो हम बिज़नेस के अंदर बेचने के लिए ख़रीदते हैं वो हमारी गुड्स हैं। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमारी गुड्स नहीं होगी। ऐसे ही बच्चों फर्नीचर शॉप वाला है, फ़र्नीचर शॉप वाले के लिए फ़र्नीचर तो गुड्स होगा, लेकिन वही फ़र्नीचर वाला जो है वो अपने लिए AC ख़रीदता है दुकान के अंदर लगाने के लिए, तो वो AC उसके लिए गुड्स नहीं होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। गुड्स या मर्चेंडाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बिज़नेस के अंदर इस मकसद के लिए ख़रीदते हैं या बनाते हैं ताकि हम उसको आगे से सेल कर सके, उस चीज़ को हम जो है वो अकाउंटिंग की ज़ुबान में गुड्स कहेंगे। तो जो चीज़ हम पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं वो हमारी गुड्स नहीं कहलाएंगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री बच्चों क्या होती है? दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड इज़ कॉल्ड स्टॉक। बच्चों आपकी दुकान में, आपके गोदाम में, आपकी शॉप के ऊपर बच्चों कोई भी चीज़ जो कि अनसोल्ड पड़ी हुई है आपकी दुकान के अंदर, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी गुड्स हैं जो कि अनसोल्ड है, अभी तक वो सेल नहीं हुई, तो बच्चों हम उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। वो चीज़ें जो आपकी दुकान में, आपके गोदाम में, कहीं पर भी बच्चों अनसोल्ड पड़ी हुई हैं आपके पास, तो वो हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगा। दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड इज़ कॉल्ड स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों परचेज़। तो बच्चों परचेज़ का वैसे तो मतलब होता है ख़रीदना, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर परचेज़ का जो वर्ड है ये ख़ास जो है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी लाइफ के अंदर हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, हम कहते हैं जी हमने परचेज़ की, आज मैंने 1 लाख रुपए की परचेज़ किया, अब मैंने 50,000 रुपये की जो है वो परचेज़ किया। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर, बिज़नेस के अंदर हर चीज़ जब हम ख़रीदेंगे तो हम उसे परचेज़ नहीं कहेंगे। बच्चों अकाउंटिंग के अंदर हम परचेज़ का वर्ड कब यूज़ करेंगे? ये एक स्पेसिफ़िक टर्म है, इसका एक ख़ास मतलब है। तो बच्चों लिखा हुआ है इन बिज़नेस व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इट इज़ कॉल्ड परचेज़। बच्चों बिज़नेस के अंदर जब हम गुड्स ख़रीदेंगे तो हम उसके लिए परचेज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो है ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि हमने क्या चीज़ ख़रीदी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़्रूट शॉप वाला है, अगर वो फ्रूट ख़रीदता है तो उसे ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं कि उसने फ्रूट परचेज़ किया, वो बस जस्ट कहेगा कि उसने परचेज़ किया। तो परचेज़ का मतलब यही होगा कि उसने अपनी गुड्स परचेज़ की हैं, फ्रूट परचेज़ किया, क्योंकि फ़्रूट उसके लिए गुड्स है। तो बच्चों बिज़नेस के अंदर जब भी हम परचेज़ का वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि हमने गुड्स परचेज़ किया, हमें उस चीज़ का नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है।
जैसे बच्चों बुक शॉप वाला है, तो बुक शॉप वाला जब बुक्स परचेज़ करेगा तो उसके लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि हमने परचेज़ किया। और जब बच्चों हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर भी हम सिर्फ परचेज़ ही लिखेंगे, उसके आगे जो है वो हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि हमने बुक्स परचेज़ की है। परचेज़ का मतलब यही होगा कि उसने बुक्स परचेज़ किया। तो बच्चों ये टर्म पढ़ने के बाद एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी ने अकाउंटिंग या बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ, अगर उसके सामने जो है एक बुक शॉप वाला कहता है कि मैंने 50,000 रुपये की परचेज़ की है, तो बच्चों उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसने क्या परचेज़ किया, क्योंकि उसने कहा कि मैंने ख़रीदी है, क्या ख़रीदा उसने ये नहीं बताया। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आपने बिज़नेस पढ़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसने क्या चीज़ ख़रीदी है। हालांकि उसने बच्चों बुक शॉप वाले ने सिर्फ कहा कि उसने परचेज़ किया, उसने ये नहीं मेंशन किया कि उसने बुक्स परचेज़ किया। तो बच्चों आपको ये पता चल जाएगा कि उसने बुक्स परचेज़ किया, क्योंकि उसका बिज़नेस बुक्स का, तो बुक्स उसके लिए गुड्स हैं। तो अब गुड्स ख़रीदें तो हम कहते हैं हमने परचेज़ की है। परचेज़ का मतलब अंडरस्टूड है, यही होता है कि हमने गुड्स ख़रीदी है। एक मोबाइल शॉप वाला कहता है कि उसने परचेज़ किया, तो उसका अंडरस्टूड मतलब यही होगा कि उसने मोबाइल परचेज़ किया। लेकिन बच्चों एक मोबाइल शॉप वाला जो है वो AC परचेज़ करता है, तो वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि उसने परचेज़ किया, बल्कि उसे साथ ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने AC परचेज़ किया। फर्नीचर शॉप वाला जो है वो बाइक परचेज़ करता है अपने इस्तेमाल के लिए, तो बच्चों जब वो बाइक परचेज़ करेगा तो वो कहेगा कि उसने बाइक परचेज़ किया, उसे परचेज़ के साथ बाइक मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन जो है वो फर्नीचर शॉप वाला फ़र्नीचर ख़रीदेगा तो वो कहेगा कि उसने परचेज़ किया। उसका परचेज़ कहने का मतलब यही होगा कि उसने फ़र्नीचर परचेज़ किया। लेकिन फ़र्नीचर के अलावा कोई और चीज़ ख़रीदेगा तो उसके लिए उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी, और ये बार बार हम जो है अपनी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें ये टर्म यूज़ होगी, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों बिज़नेस के अंदर परचेज़ का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स ख़रीदते हैं। गुड्स के अलावा कोई और चीज़ ख़रीदेंगे तो हम उसके लिए साथ में उस चीज़ का नाम भी मेंशन करेंगे। एक दफ़ा फिर इसको रीड कर लेते हैं। इन बिज़नेस व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इट इज़ कॉल्ड परचेजेस। उसके बाद है बच्चों क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज़ का मतलब होता है उधार पे चीज़ ख़रीदना। क्रेडिट का मतलब उधार पे चीज़ ख़रीदना। आपने चीज़ तो ख़रीद लिया, लेकिन पेमेंट आप जो है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेज़। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड कैश इज़ पेड इन फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेज़। चीज़ें तो आपने ख़रीद ली। बच्चों नॉर्मली बिज़नेस के अंदर जो है उधार पे जो है वो लेन देन चलता रहता है, और नॉर्मली जो है वो 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। 1 महीने से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, तो नॉर्मली 1 महीने का टाइम दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने जो है वो टाइम दिया जा सकता है बिज़नेस के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो उधार पे टाइम देना जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर उधार पे चीज़ देंगे और बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वो पैसे जो है वो हो सकता है हमारे पैसे हमें ना मिल सके, उसकी रिकवरी ना हो। तो बच्चों अगर उधार पे चीज़ ख़रीदे तो हम उसे कहते हैं क्रेडिट परचेज़। उसके बाद है बच्चों कैश परचेज़। जैसे कि उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपने चीज़ ख़रीदी है और उसी वक्त आपने उसकी पेमेंट कर दी है। चाहे आप कैश की शक्ल में पेमेंट कर दें, चाहे आप जो है वो चेक की शक्ल में पेमेंट कर दें, वो आपका कैश परचेज़ ही कहलाएगा। तो डेफिनेशन बच्चों इसकी पढ़ लेते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड कैश इज़ पेड एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड कैश परचेज। आपने कोई भी गुड्स ख़रीदी हैं और उसी वक्त आपने जो है उसका कैश पे कर दिया, तो बच्चों वो आपका कहलाएगा कैश परचेज, नकद ख़रीदारी। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आपके पास परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये आपने ज़रा ध्यान से समझना है। बच्चों बिज़नेस के अंदर हम जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो सम टाइम हो सकता है जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या जो चीज़ हमने ख़रीदनी थी उसने सप्लायर ने वो चीज़ हमें सेंड नहीं की, उसकी क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, उसके साइज़ में फ़र्क हो सकता है, उसके कलर में फ़र्क हो सकता है, उसके ब्रांड में फ़र्क हो सकता है। तो बच्चों कोई भी वजह हो सकती है, कस्टमर जो है उसने जो चीज़ ख़रीदी है, तो जो सप्लायर है उसने जो चीज़ सेंड किया उसमें कोई भी डिफ़ेक्ट हो सकता है, तो किसी भी वजह से वो चीज़ हम जो है वो सप्लायर को वापस कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है When goods are returned by buyer to seller due to any reason। बच्चों ड्यू टू एनी रीज़न मैंने आपको बहुत सारी रीज़न बता दिया है, उसकी क्वालिटी में, उसके साइज़ में, उसके डिज़ाइन में, उसके कलर में, उसके ब्रांड में, किसी भी चीज़ में फ़र्क हो सकता है जिसकी वजह से हम चीज़ वापस कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न फॉर बायर। तो बच्चों बायर जब ये चीज़ें वापस करेगा तो ये बायर के लिए क्या कहलाएंगी, परचेज़ रिटर्न। और इसी को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। बच्चों इसको रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं? आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर जाना। तो बच्चों जब हम चीज़ ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो चीज़ इन हो रही होती है, चीज़ हमारे पास आ रही होती है, और ये चीज़ जब हम रिटर्न करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास से जा रही होती है, आउटवर्ड हो रही होती है। तो इसीलिए हम परचेज़ रिटर्न को बच्चों रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो
ख़रीदी हुई चीज़ें अगर हमने किसी वजह से वापस कर दी हैं तो बच्चों ये, और ये बात याद रखिएगा, ये बायर के लिए परचेज़ रिटर्न कहलाएगी, सेलर के लिए ये परचेज़ रिटर्न नहीं होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने ये तमाम डेफिनेशन जो है ये साथ साथ जो है ये तैयार करते जाना, क्योंकि आपके पेपर के अंदर डेफिनेशन भी आ सकती हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। और ये जो डेफिनेशन है मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसी में से आपके MCQs भी कवर होंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।